देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि दोस्तों वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों 2023 अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। 2023 के जो भी हमने लक्ष्य लिए थे, जो सपने संजोए थे, जो हमने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की थी, अब उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ ये लास्ट क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना ही शेष रह गया है। तो हम अपनी ऑडिटिंग खुद कर सकते हैं। इस साल में जनवरी से लेकर सितंबर तक की गति हमारी क्या रही और बाकी के 3 महीनों में क्या रहेगी। आपका, मेरा, हर किसी का एक लक्ष्य होता है। जिंदगी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है। किसी को बंगला चाहिए, किसी को फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को पारिवारिक जीवन की खुशियां चाहिए, कोई अपने अकेलेपन से परेशान है, कोई अपने करियर से परेशान है। तो हर किसी को जीवन में संतुलन चाहिए, आनंद चाहिए। और आप तुला राशि के जातक हैं, शुक्र देव की राशि के जातक। आपकी राशि बड़ी खास है। एक तो कर्म फलदाता शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि यह उनकी उच्च राशि है। शनि देव के उच्च की राशि होने के कारण आप तुला राशि के जातक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े कैलकुलेटिव और न्यायप्रिय होते हैं। जिस तरह से शनि देव मन से सोचे हुए, कर्म से किए गए और हमारे वचन के द्वारा बोले गए कर्मों को बड़ी ही सूक्ष्मता से तोलकर उसका दंड देते हैं, बड़े प्यार से तराशते हैं, जीवन में स्ट्रगल देके और निखार कर आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि देते हैं। तुला राशि के जातकों को संघर्ष इसलिए ही मिलता है कि उन्हें बहुत दूर जाना है, क्योंकि जिसके पैरों में छाला नहीं होगा, तपिश जब तक पांव को तपाएगी नहीं, उनकी गति तेज नहीं होगी। जब आप धूप में चल रहे होते हैं, कड़ी धूप में, तो आपको लगता है थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ ताकि जल्दी से अपने घर को पहुंच पाए, अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। ठीक शनिदेव आपकी जिंदगी में उसी तरीके की कुछ माहौल पैदा करते हैं ताकि आप अपने मंजिल की ओर बड़ी ही तीव्र गति से पहुंचे। तो इसे नेगेटिवली नहीं देखना है। वहीं आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पूरी दुनिया में सिर्फ इनके पास ही थी मृत संजीवनी शक्ति, मरे हुए को जिंदा कर देने की एक शक्ति। परफेक्शन के कारक, आकर्षण के कारक, लग्जरी, वैभव, अकूट लक्ष्मी के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शंकर भगवान और माता पार्वती उन्हें अपने पुत्र की तरह स्नेह देती है। इसके पीछे एक कहानी छिपी है। एक बार शंकर भगवान के प्यारे कुबेर जी के धन को हड़पने के प्रकरण में शंकर भगवान को बड़ा गुस्सा आया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उन्होंने निगल लिया। लेकिन शुक्राचार्य किसी तरीके से उनके शरीर से बाहर आ गए। तो माता पार्वती ने बोला कि चूंकि ये आपके शरीर का वर्ण करके बाहर आए हैं, तो ये आपके पुत्र के तुल्य है, तो अब क्रोध का त्याग कर दीजिए। तो शंकर भगवान के कृपा पात्र हैं, पुत्र समान है शुक्रदेव।
जो आपके राशि के स्वामी हैं और महाकाल शंकर देव के ही दूसरे कर्मों के ऑडिट करने के लिए नियुक्त किए गए शनिदेव भी उन्हीं के रुद्रावतार हैं। आप जो तुला राशि के जातक हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त है, शंकर भगवान की भी कृपा प्राप्त है, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव को पुत्र तुल्य मानते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी दोस्तों, 1 अक्टूबर को महीने के पहले ही दिन बुध आपके आय के भाव से एकादश भाव से निकलते हुए विदेश भाव में अपनी स्व राशि में और उच्च राशि कन्या में गोचर करेंगे। जी हां, आपके भाग्य के स्वामी 1 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, भाग्य में तीव्रता आ जाएगी, यानी कि आप भाग्यशाली रहेंगे अक्टूबर के 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। जी हां, 19 अक्टूबर को यानी कि 1 से 19 तक विदेश के भाव में अपनी उच्च स्थिति में रहते हुए फिर से वो बदलाव करेंगे और आपके जन्म चंद्रमा यानी कि तुला राशि में ही 19 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। यह पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का। शुक्रदेव जो आपके राशि के स्वामी तो है ही, आपके प्रथम भाव जो आपकी चंद्र राशि है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला भाव आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का होता है, आपके चेहरे की कांति का होता है, आपकी सुंदरता का होता है, आपके स्मार्टनेस का होता है, आपकी तीव्र बुद्धि का होता है। और उनकी जो दूसरी राशि जाती है वो आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी कि आयुष्य का भाव, स्त्री का मांगल्य भाव, अचानक होने वाली घटनाओं के भावों को संभालने वाले शुक्रदेव है। अभी दशम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 2 अक्टूबर को ही बहुत ही अच्छे भाव में, पॉजिटिव भाव में, वर्ष के एक अच्छे गोचर में पहले भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए सबसे जबरदस्त लाभ के भाव एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो सिंह राशि होगी, सूर्य की राशि होगी। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आपके राशि के स्वामी लाभ भाव में चले गए। 1+11 का कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन के बारे में मैं और भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके धनेश जो कि है मंगल देव और आपके 7वें भाव के कारक, स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस के कारक होते हुए मंगल, जो कि अभी अस्त चल रहे हैं, बहुत लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं, अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 3 अक्टूबर को ही तुला राशि में ही गोचर करेंगे। तुला राशि में अभी बहुत ज्यादा ऊर्जा आने वाली अक्टूबर के महीने में। आपने देखा बुध भी वहां आने वाले हैं, मंगल भी वहां आ गए 3 अक्टूबर को, और अब अगले गोचर के रूप में, जी हां दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य तुला संक्रांति के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को, जो कि अभी 12वें भाव में चल रहे, वो भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, तुला राशि में पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं, वहां राहु की दृष्टि भी है, बृहस्पति देव की भी दृष्टि है, तो केतु को मंगल के समान ही कहा गया है। शास्त्रों में बोला गया है केतु सब मंगल, मंगल सम केतु। तो केतु तुला राशि में पहले से ही है। मंगल के आने पे डबल मंगल का योग बनेगा, जबरदस्त ऊर्जा रहेगी आपके प्रथम भाव में। इसका क्या असर होगा मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जो आपको बात समझनी है वो ये समझनी है कि जैसे ही 18 अक्टूबर को सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, अपनी नीच स्थिति में, शून्य स्थिति में, वहां केतु के साथ उनका कंजक्शन होगा, जिसे कहते हैं ग्रहण दोष। तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या
वाकई इस ग्रहण दोष से कोई नुकसान होने वाला है या कोई सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से, देखेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। मैं इसके उपाय भी इस वीडियो के अंत में बताता हुआ जाऊंगा। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। वर्ष 2024 की पूरी सीरीज आने वाली है, तो जैसे जैसे वीडियोज अपलोड होते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी ऑन कर लें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करना। तो आइए पढ़ते हैं गोचर की कैलकुलेशन की ओर। वहीं अक्टूबर के अंतिम महापरिवर्तन के रूप में, जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु के महापरिवर्तन की। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण विवेचना रहेगी। लेकिन फिलहाल केतु जो आपके तुला राशि यानी कि जन्म चंद्रमा पर ही पिछले 18 महीनों से गोचर कर रहे थे, चूंकि राहु और केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड से आजाद करते हुए वो चूंकि वक्री चलते हैं तो वृश्चिक राशि में नहीं बल्कि वो कन्या राशि में चले जाएंगे 30 अक्टूबर को। 12वां भाव जो केतु के लिए मोक्ष का भाव कहा गया है, विदेश का भाव कहा गया है, और कहते हैं राहु और केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के जैसे प्रभाव को देना आरंभ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, केतु बुध की राशि में गोचर करेंगे और बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो 1 से 19 तक बुध ऑलरेडी उच्च के हैं, आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। वहीं केतु 30 अक्टूबर को जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपको 1, 2 या 3 महीने के लिए नहीं बल्कि आने वाले 18 महीनों के लिए यानी कि 1.5 वर्ष के लिए भाग्यशाली बना देंगे। वहीं केतु के सम सप्तक रहने वाले राहु भी उसी दिन 30 अक्टूबर को ही मेष राशि यानी आपके 7वें भाव को छोड़ते हुए अपने प्यारे भाव 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे जो रोग, शत्रु और ऋण का है। और जब राहु 6ठे भाव में होता है ना तो कहते हैं शत्रु हंता योग बना देता है। रोग हो या आपके दुश्मन हो या कोई भी संघर्ष हो, वो आपके सामने घुटने टेक दे। जबरदस्त गोचर होने वाला है। तो आइए बारी बारी से विवेचना करते हैं कि हर परिवर्तन आप तुला राशि के जातकों को क्या सौगात देता चला जाएगा और हम अपने माइंडसेट को कैसा रखें ताकि अक्टूबर के महीने का भरपूर फायदा उठाएं और आने वाले वर्ष 2024 के लिए एक बेहतरीन आधार, एक लॉन्च पैड को तैयार करें और जबरदस्त तरीके से जिंदगी में आगे की ओर गतिमान रहें। पहले परिवर्तन के रूप में आपके भाग्य के स्वामी और आपके 12वें भाव के स्वामी द्वादशेश यानी कि विदेश के स्वामी, आपका भाग्य और विदेश दोनों 1 से 19 तारीख तक एकदम हाईएस्ट लेवल पे होगा। जी हां, जब रिलेटेड भाव के स्वामी अपनी उच्च रश्मि में होते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होती है उस भाव से रिलेटेड। तो अगर तुला राशि के जातक हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश से कोई ताल्लुक है, विदेश से कारोबार है, विदेश से कोई भी कनेक्शन है, तो विदेश से जबरदस्त लाभ को दिखाता हुआ बुध का ये गोचर। वहीं वो भाग्य का भी कारक है। तो कहते हैं ना, कर्म सीढ़ियों के समान है, आपको चढ़ के जाना पड़ेगा मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए। वहीं भाग्य जो है बिल्कुल लिफ्ट के समान होता है। मेहनत तो हर कोई करता है, कभी कभी अगर भाग्य साथ दे दे तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। दोस्तों, वो हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें एक पुष्प के रूप में भगवान देते हैं।
हमने जन्म से लेकर आज तक जो अच्छे कर्म किए, दूसरों के लिए परोपकार किए, दूसरों की मदद की, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा, दूसरों की हेल्प की, तो वो जो हमारे कर्म होते हैं ना, अच्छे कर्म, वो आपके भाग्य में परिवर्तित होते चले जाते हैं। और कभी कभी जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें भाग्य की आवश्यकता होती है और वो सही समय पे मिल जाए तो हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो दोस्तों, वो वही समय है, 1 से 19 अक्टूबर तक आप भाग्य के धनी रहेंगे। वही नवम भाव पिता का भी है, तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं नवम भाव लक से जुड़ा हुआ भाव है, तो भाग्य के धनी का मतलब क्या है? अगर आपका प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जो लक के अनुसार ही चलता है, जैसे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट थोड़े पार्ट टाइम में कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां लक का मामला आता है। हाँ, वो आपकी नॉलेज है, वो आपका टैलेंट भी है, बट अगर लक वहां पे साथ ना दे तो कभी कभी बड़े नुकसान भी संभावित होते हैं। तो ऐसे समय में आपका जब लक फेवर करेगा तो कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो भाग्य के मामले में मजबूत समय। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में जब शुक्र देव आपके राशि के स्वामी करियर के भाव से निकलते हुए 2 अक्टूबर को जब एकादश भाव में पहुंचेंगे, लाभ के भाव में, जो कि सूर्य देव की राशि होगी, नंबर 5 सिंह राशि। यहां पर मैं आपको 2 गोचर यानी कि शुक्र और सूर्य के गोचर को एक साथ समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, यह बहुत अनिवार्य है और बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को सूर्य देव 12वें भाव से निकलकर आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि तुला राशि होगी। तुला राशि में सूर्य की पावर हो जाती है 0। 18 अक्टूबर को आपके स्क्रीन पे सूर्य की पावर क्या है वो दिख रही है, उनकी रश्मि है 0। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा भी। और सूर्य देव कौन से राशि में? तुला राशि में। तुला राशि किसकी राशि है? शुक्र देव की राशि। यानी कि 18 अक्टूबर को सूर्य देव शुक्र देव की राशि में होंगे और 2 अक्टूबर को ही शुक्र देव सूर्य देव की राशि में होंगे। इसे कहते हैं राशि परिवर्तन। शुक्र देव सूर्य के घर में, सूर्य शुक्र देव के घर में। लेकिन अभी कई मामलों में शुक्र देव पूरे अक्टूबर आपको लाभ देते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आवश्यक बात समझाने वाला हूं। शास्त्रों के अनुसार जब पहले भाव का स्वामी और एकादश के भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होता है तो उसे नीच भंग भी बोला गया है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा चाहूंगा कि यहां सूर्य देव का नीच भंग नहीं हो पा रहा। जी हां दोस्तों, इसको नीच भंग नहीं कह सकते। सूर्यदेव की पावर आपने देख ली 0 पे है और शुक्र देव अभी हैं 5वीं राशि में, और उसकी अगली जो राशि होती है कन्या राशि, वहां पे शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। यानी कि शुक्रदेव भी अपनी नीचता से सिर्फ 1 कदम की दूरी पे हैं। तो देखिए स्क्रीन पे उनकी पावर भी दिख रही है। तो आउट ऑफ 30 अगर एक 0 पे है और दूसरा 1 2 पे 0 पे है तो वो कहां से नीच भंग करेगा? समझना आपको यह है कि सूर्य आपके लाभ के स्वामी हैं, वो नीच के भी हैं और 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ग्रहण दोष में भी रहेंगे, केतु से भी डिस्टर्ब रहेंगे। यहां पर सावधानी की आवश्यकता होगी। किसे होगी मैं अभी बताता हूं। मंगल सूर्य के साथ साथ गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को वो भी तुला राशि में आ जाएंगे, अस्त रहेंगे। अभी दिसंबर तक अस्त है। वो आपके धनेश हैं, धन के स्वामी आपके कुबेर, वो भी 0 पे है, देख लीजिए स्क्रीन पे। तो मंगल भी अस्त है, आपके लाभ के स्वामी सूर्य भी नीच है।
और आपके राशि के स्वामी एकादश भाव में अभी अच्छे पोजीशन में तो अक्टूबर तक हैं, लेकिन अगले महीने वो भी नीच के होने वाले हैं। सावधानी क्या रखनी है? देखिए, सूर्य हमारे दिल का कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है, सूर्य हमारा आत्मसम्मान है, कॉन्फिडेंस है। जब सूर्य नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें समस्या हो सकती है। पिता की हेल्थ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ सकती है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी उच्च के तो हो रहे हैं 12वें में, लेकिन वो 1 से 19 तक ही तो हैं, और 18 अक्टूबर से सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो वहां पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो वो तुला राशि के जातक जिनके पिता की हेल्थ सही नहीं चल रही है, या उन तुला राशि के जातकों के लिए ये एक अलर्ट की तरह होगा जो कि दिल के मरीज हैं, और चूंकि मंगल भी अस्त हैं, तो जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के नजरिए से अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कमजोर, कारण बिल्कुल क्लियर है। सूर्य भी नीच के, मंगल भी अस्त, और केतु के प्रभाव में है, राहु की दृष्टि में। लेकिन ईश्वर बड़े दयालु हैं, कभी कभी खराब स्थितियों को संभालते हुए बड़े निराले खेल खेल जाते हैं। अब देखिए, जहां आपके इनकम के स्वामी नीच हो रहे थे, आपके धनेश अस्त हो रहे थे, उन्होंने यहां पे बस एक कमाल कर दिया कि आपके राशि के स्वामी को एकादश भाव में भेज दिया कि कुबेर भी अस्त हैं, लाभेश भी नीच हैं, तो तब तक शुक्रदेव आपको पैसे देते रहेंगे, शुक्रदेव आपको पैसे देते रहेंगे, अचानक धन लाभ कराते रहेंगे। यानी कि आप बहुत बड़े मुसीबत में नहीं फंसेंगे, लेकिन आपको एक अवरोध का आभास 100% होगा, 100% होगा ही होगा। आपकी बिल्कुल स्मूथ चल रही गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़े से झटके खाएगी या स्लो डाउन सा महसूस होगा, बट आप फिर से क्विकली स्पीड पकड़ लेंगे अगर मेरे बताए हुए उपायों को आपने कर लिया। मैं अभी आपको उपाय भी बताऊंगा। इन दिनों 18 से 30 अक्टूबर तक जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने अपर एडमिनिस्ट्रेशन से, बॉस से, ऑफिस में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं मंगल भी अस्त है, सप्तम पर संपूर्ण दृष्टि आ रही है, सूर्य की भी दृष्टि आ रही है, ग्रहण दोष क्रिएट होगा उसकी भी दृष्टि आ रही है। तो बिजनेसमैन भी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी नया सौदा, डील बहुत ही सोच समझकर करें। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये रिस्की रहेगा। वही 7वां भाव आपके स्पाउस का भी है, तो पति पत्नी के बीच अगर कोई भी विवाद थे या चल रहे हैं तो उसे तोल ना दें, मामला बिगड़ सकता है। दोस्तों, अस्त मंगल जन्म चंद्रमा पर जब गोचर कर रहा है तो वही स्थिति बना रहा है जो आपकी जन्म पत्रिका में उच्च के मांगलिक दोष की स्थिति को क्रिएट करता है। 7वीं दृष्टि स्पाउस के भाव पे जा रही है, 4थी दृष्टि आपके सुख के भाव पर जा रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मंगल की 4थी दृष्टि 4th भाव पर, प्रॉपर्टी के मामले में कुछ भी अड़चने आ रही हैं, अगर कोर्ट कचहरी के मामले हैं, सावधान रहें। किसी के ऊपर कोई भी केस इत्यादि अगर पहले से चल रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में ज्यादा उम्मीद ना रखें अपने पक्ष में जाने की। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना हमेशा सूर्य को इंप्रूव करने का होता है। अगर आपने सूर्य को इंप्रूव नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो आपको क्षति जरूर पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो दिसंबर तक मंगल भी अस्त है,
और सूर्य में कमजोरी बनी रहेगी और शुक्र देव भी अस्त रहेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने आपको 3 काम करने हैं। पहला कार्य, आने वाले किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से गायत्री मंत्र के जाप को करना प्रारंभ कर दीजिए। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि बीच में पितृपक्ष आ जाएगा या पितृपक्ष में मैं कैसे जाप करूं। अगर आप पहले से जाप कर रहे हैं तो पितृपक्ष में आप कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं तो आप नवरात्रि जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है वहां से आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके आपको सूर्य के बीज मंत्र या गायत्री मंत्र प्रारंभ कर देने चाहिए। कम से कम 3 से 5 माला प्रतिदिन, कम से कम। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी हानि से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं मंगल भी अस्त है, तो मंगल के लिए उनके बीज मंत्र का जाप भी जारी रखें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सभौमाय नमः। और साथ ही शुक्रदेव नीच राशि में प्रवेश करेंगे अगले महीने, तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी है। ये नहीं कि नीच हुए तब मंत्र स्टार्ट किया तो फायदा क्या होगा। जब तक आप मंत्र करेंगे तब तक फिर वो राशि का परिवर्तन कर लेंगे और आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, या जिस अनुपात में आप लाभ की उम्मीद कर रहे थे वो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पॉइंट इज कि आप पहले से उसे मजबूत करके चलें। जैसे सूर्य 18 अक्टूबर को नीच के होने वाले हैं, लेकिन मैं पहले से ही गायत्री मंत्र का निरंतर जाप कर रहा हूं, शुक्र के मंत्र का निरंतर जाप कर रहा हूं, मंगल के मंत्र का निरंतर जाप कर रहा हूं पहले से ही, कि जब वो नीच के होंगे भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से मैं आपको भी एडवाइस करता हूं। अब प्रॉब्लम ज्यादा किसको आएगी और कम किसको आएगी, बहुत ही सिंपल है, ये आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। उन तुला राशि के जातकों को ज्यादा परेशानी आ सकती है जिनकी कुंडली में भी सूर्य नीच के हैं या मंगल अस्त के हैं या शुक्र अस्त के हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुंडली खोल के देख लें या उसकी विवेचना करवा लें और देख लें कि अगर मंगल, सूर्य और शुक्र स्थिति में खराब है या कोई दुर्योग में फंसे हैं तो अविलंब आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसके रिचुअल करने चाहिए, मंत्र करने चाहिए, जेम्स पहनने चाहिए। लेकिन उसकी विवेचना के बाद और सलाह के अनुसार, ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने गलत स्टोन पहन लिया, गलत तरीके से मंत्र कर लिया। मंत्र आप कर तो रहे लेकिन पता ही नहीं कि कैसे करना है, कब करना है। बहुत सारी बातें होती हैं, सिर्फ करना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से करना यह बहुत आवश्यक है। एस्ट्रोलॉजी यूं ही नहीं कि किसी ने बोल दिया जी माला कर लो, वो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि न तो माला करने का तरीका उन्हें पता है, न तो किस कंसंट्रेशन से करना है वो पता है, बस किए जा रहे हैं। वैसे नहीं होता। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, नवरात्रे करते हैं, बहुत तरह के पर्व त्योहार करते हैं, लेकिन भावना नहीं रहती है। हिलते डुलते चले गए, जी हाँ प्रणाम, बस हो गया। भावना, कनेक्शन। तो जब आप मंत्र करते हो, मालाएं करते हो, तो जो उसकी वाइब्रेशन होती है, जिस वॉइस मॉड्यूलेशन के आधार पे हमारे ऋषि मुनियों ने बीज तैयार किए, उस बीज को किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर उसके वाइब्रेशन से उतारें, तभी तो हमारे बॉडी के ऑरा में वो डेवलपमेंट होगी और संबंधित ग्रह सक्रिय होंगे, है ना। तो सही तरीका बहुत ही अनिवार्य है। अक्टूबर के जो सेकेंड हाफ में जो ये कमजोर स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए दिख रही है, ईश्वर की कृपा से वो ज्यादा दिन बनी नहीं रहेगी। राहु और केतु का परिवर्तन जैसे ही 30 अक्टूबर को होगा, तुला राशि के जातकों को जैसे कि एक जबरदस्त तरीके से चेतना आएगी। ऐसा लगेगा कि पिछले 18 महीनों के बाद वो नींद से जागे हैं, कई चीजें अचानक से हिट करेंगी। जी हां, अभी आप मैग्नेटिक फील्ड में थे केतु और राहु के 1-7 एक्सिस पे, तुला राशि में केतु और मेष राशि में राहु। देखिए, राहु और केतु कोई ग्रह तो है नहीं,
वो एक ब्लैक होल की तरह है, चुंबकीय फील्ड है। वो जब गोचर करते हैं राशि पे तो कहीं ना कहीं वो एक उन्माद क्रिएट करते हैं, नशा। राहु का जो व्यक्तित्व है ना, वो वही है। हर वो चीज राहु है जिसे देखकर आप पागल हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, ये करना ही है। जैसे कॉलेज के टाइम में या बहुत सारे यंग लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो जब आप पहली बार किसी एक सुंदर लड़की को देखते हो और प्यार कर बैठते हैं, तो वो जो आकर्षण होता है ना, उसे आप राहु का नाम दे सकते हैं। उसके लिए जो करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब लगा देते हो आप। और प्यार तो एक ऐसी चीज है कि राजपाट, गद्दियां, सिंहासन सब हिला देती है, लेकिन पाना है तो पाना है, वो जुनून देता है। तो वो जुनून क्या है? राहु है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अचानक आपको कोई ओवरटेक करता है, आपके अंदर एक एटीट्यूड आता है कि अभी मैं भी बताता हूं, मैं भी ओवरटेक करता हूं, और आप गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देते हो। वो जो एक्साइटमेंट आ रही है ना, जो एक आपने जो डिसीजन लिया, वही राहु है। बाद में कहीं भी नियंत्रण छूटा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी मार्केट में नया नया आईफोन आया, बजट नहीं है, ईएमआई पर जाकर ले लिया, एक्साइटमेंट, वही राहु है। राहु और केतु जो मैं समझा रहा हूं आप समझें, वो मैग्नेटिक जोन है। तो इस मैग्नेटिक जोन से वो आपको आजाद तो करेंगे, लेकिन अब वो किस एरिया में आ गए? 12वें भाव में और 6ठे भाव में। देखिए, 6ठे भाव का राहु शास्त्रों में वर्णनीय है। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, वहां पे राशि क्या लिखी होगी? 12 नंबर। यानी कि राहु गुरु के साथ थे, चांडाल दोष बन रहा था, लेकिन राहु जब 12 नंबर में आएंगे, वो गुरु की ही राशि रहेगी, लेकिन गुरु को फ्री कर देंगे। तो उत्तर कलामृत कहता है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा राहु बड़े प्यारे फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है, और उसे भाव भी अच्छा मिल गया तुला राशि के अनुसार, 6ठा भाव। तो 6ठे भाव में राहु होता है शत्रुहंता, आपका प्रत्यक्ष शत्रु, अप्रत्यक्ष शत्रु, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे वो ईएमआई का बोझ हो, या फिर आपके रिलेटिव, आपके दोस्तों के बीच कोई आस्तीन का सांप हो, सबको निकाल कर बाहर लाएगा और बोलेगा नेल डाउन। अगले 18 महीने तक राहु आपके दुश्मनों को धूल चटा देगा, आपके कर्जे पर नियंत्रण लेकर आ जाएगा। और केतु जब 12वें भाव में जाएंगे तो विदेश यात्रा के शौकीन लोगों के लिए कई यात्राओं के योग बनाएंगे। विदेश में रहने वालों के लिए भाग्य को बड़ा प्रबल बना देंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, नहीं तो ये वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो पहले कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है अक्टूबर के लिए, वो समझनी है। देखिए, जैसे ही राहु हटेंगे, बृहस्पति की जो दृष्टि हो जाएगी वो अमृतमय हो जाएगी, और वो आपको यानी कि तुला राशि को 7वीं संपूर्ण दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। मानता हूं कि पहले भाव की जो स्थिति है वो अक्टूबर के सेकेंड हाफ में अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्रदेव एकादश में संभाल रहे हैं मामले को, और बृहस्पति की दृष्टि जाने के कारण कहीं ना कहीं जो मामले ज्यादा गंभीर हो सकते थे, उस गंभीरता में कमी जरूर देखी जाएगी। अक्टूबर का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है, जहां पहले 15 दिन हम अपने पितरों के लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्राद्ध के रूप में, तर्पण के रूप में। अवश्य करना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं कि भगवान की कृपा हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि हमें पितरों का आशीर्वाद ना मिले। जब आप
पितरों के लिए तर्पण करते हो, उन्हें जल देते हो, तो उनके आशीर्वाद से आपकी बरकत होती है, आपका लक इन्हांस होता है, आपके काम बनते हैं। ये सोल टू सोल के कनेक्शन को दिखाता है। अब मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पिताजी 1997 में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं हर वर्ष उनका तर्पण करता हूं। अब देखिए, जैसे ही मृत्यु हुई उस समय अगर तर्पण कर रहे हैं तो उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा तो सुलभ होगी, लेकिन 97 में अगर उनका पुनर्जन्म भी हो गया तो अभी वो 25 से 26 साल के होंगे अगर पुनर्जन्म हुआ। तो जब हम तर्पण करेंगे और वही सोल जिसका रीबर्थ हो चुका है, वो मान लो कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी प्रमोशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी संघर्ष में चल रहे हैं, तो जब मैं तर्पण करूंगा, जब मैं उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा, जब मैं अपने दिल से उनके लिए कुछ भी शुभकामनाएं, शुभेच्छा दूंगा, प्रणाम करूंगा, तो हमारे उस पॉजिटिव एनर्जी से उनका काम बनेगा और उनके आशीर्वाद से, उस सोल के उस आनंद से, जो उस सोल को जो खुशी प्राप्त होगी, तो उनके आशीर्वाद से फिर हमारा काम बनेगा। तो ये था सोल टू सोल कनेक्शन पितरों के लिए। तो जो भी पितर हमें छोड़कर चले गए हैं, चाहे उनका रीबर्थ हो गया है, जब भी हम तर्पण करते हैं, जब भी हम तर्पण करते हैं, तो उनके काम भी बनते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे काम भी बनते हैं। तो तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि तर्पण कैसे करते हैं, तो किसी योग्य पंडित या पुरोहित से आपको पूछना चाहिए और अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पितृ खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सोल टू सोल की कनेक्टिविटी है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती है। और जैसे ही पितृ पक्ष समाप्त होगा, माता दुर्गा हमारे घरों में पधारेंगी नवरात्रि के दिनों में, और उनके जो 9 रूप हैं, 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी कंट्रोलर मानी जाती है। राहु, केतु और शनि के जो सबसे जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाली सिर्फ माता चंडिका है। तो उनकी बड़े प्रेम से आराधना कीजिए। उनके आशीर्वाद को इतनी जबरदस्त तरीके से इस बार ग्रहित करना है कि जो अक्टूबर में ग्रहों की कमजोरी है, सब उनके आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से सारी चीजें हम पार करते चले जाएं और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए। अगले 18 महीनों तक राहु आपके सारे दुश्मनों को नेल डाउन करा दे। अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसे दूर करेगा, आपके कर्जे को मिनिमाइज कर देगा, आपके संघर्षों को खत्म कर देगा, आपके छिपे हुए शत्रुओं को भी नष्ट कर देगा। और क्या चाहिए? 2024 को अगर एक बेहतरीन शुरुआत देनी है, 2024 का अगर जबरदस्त फायदा उठाना है, तो अभी देखिए शनि भी स्वराशि में है, राहु केतु परफेक्ट पोजीशन पे आ गए। और क्या चाहिए? अब समय है अपने माइंड को बिल्कुल खुला छोड़ देने का। राहु को नकेल पसंद नहीं। राहु बोलता है बड़ा सोचो, मैं एक असाधारण सोच हूं, छोटा सोचोगे तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आपने देखा ही होगा कि एक अंगूठा छाप को भी मिनिस्टर बना देता है, एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म से उठाकर भी सेलिब्रिटी बना देता है। ये है राहु। तो अगर आपको 2024 को एक बेहतरीन वर्ष बनाना है, तो बड़ा सोचिए। Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. लेकिन उस शिद्दत से सोचना पड़ेगा। यह नहीं कि बस सोच लिया जी करोड़पति बन जाओ, बस सोच लिया कि अरबपति बन जाओ, नहीं, उस शिद्दत से सोचना पड़ेगा। आपने सुना होगा अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, दैट इज ऑन प्लासिबो इफेक्ट। माइंड अगर बिलीव कर लेता है किसी भी बात को, तो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वही हो जाता है। एक व्यक्ति को
फांसी की सजा मिली, उसे ऐसे भी मरना था, तो रिसर्च किया गया कि बोला गया कि देखो भाई, आपको फांसी पर ना लटकाकर हम आपको कोबरा बाइट कराएंगे, उसमें आपको दर्द भी नहीं होगा और आपकी मौत जो है 5 to 10 सेकंड में हो जाएगी। तो उस अपराधी को मरना तो था ही, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड ऑन द फाइनल डे जब उसे चेयर पे बिठाया गया, उसने देखा सामने एक व्यक्ति कोबरा लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा है। जज ने समय देखा, जेलर ने ओके किया, प्रोटोकॉल के अनुसार उसे ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया गया। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कवर करते करते उसने ये तो देख लिया था कि वो कोबरा लेकर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर चुका था। कवर करने के बाद जो रिसर्चर थे उसने कोबरा वाले व्यक्ति को रोक दिया, रुकने का इशारा किया, और उसकी जगह पे सिर्फ उस व्यक्ति को एक पेन चुभाई गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस व्यक्ति की मौत 10 सेकंड के अंदर हो गई। आप बोलेंगे वो डर के मर गया। जी हां, बिल्कुल सही। वो इसलिए मरा कि उसके माइंड ने ये बिलीव कर लिया था कि वो कोबरा आ रहा है और उसी ने मुझे डसा है, और उसने उसे शिद्दत से महसूस कर लिया। समझिएगा बात को। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बॉडी में पॉइजन डिटेक्ट हुआ। कहां से आया वो पॉइजन? माइंड के पास इतनी शक्ति है कि आपने जो सोचा उसने क्रिएट कर लिया। आपने सुना होगा कि कितने कैंसर के मरीज दवाइयों से नहीं ठीक हुए, डॉक्टर हार गए, लेकिन वो अपनी मानसिक शक्ति से निकल के बाहर आए। कितने ही लोग अपने पैर कट जाने के बाद भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने आप को दाखिल कराया, पर्वत पे चढ़ गए। ये सब कैसे संभव होता है? मानसिक शक्ति ही नहीं, प्रचंड मानसिक शक्ति होनी चाहिए, प्रचंड। जब कोबरा बाइट कराया गया तो बस ये सोच के नहीं कि आ रहा है या कुछ, उसने बिल्कुल शिद्दत से मान लिया कि बस अब तो गया मैं। वैसे ही एक कैंसर का मरीज एकदम शिद्दत से मान लिया कि मैं नहीं मर सकता, तो नहीं मराओ। उसी तरीके से कामयाबी मिलेगी दोस्तों। सिर्फ करोड़पति बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, नहीं, उस शिद्दत से चाहना पड़ेगा कि मैं बनूंगा तो बनूंगा, और बन गया। इसको बिलीव दिला दो, इसको बिलीव दिला दो, गेम चेंज हो जाएगा। तो समय का इंतजार नहीं करना है, आपको खुद अपने गेम का गेम चेंजर बनना पड़ेगा। शतरंज में एक सही चाल पूरी गेम बदल देती है। तो अब वक्त आ गया है। राहु छठे भाव में अक्टूबर के महीने में आते ही आपको बोल रहा है कि बस चेक एंड मेट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।